गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, स्पेशली अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में। देखिए, इनिशियली जब भी किसी नए ऑर्गेनिक कंपाउंड की खोज होती थी तो उसकी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए अनेक फिज़िकल एंड केमिकल मेथड्स काम में लिए जाते थे, जैसे कि सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, डाइपोल मोमेंट है, ऑप्टिकल एक्टिविटी है। इन सब का डिटर्मिनेशन किया जाता था। देन ज्ञात कंपाउंड्स की इन प्रॉपर्टीज़ के साथ उसको कंपेयर किया जाता था। फिर जिन कंपाउंड्स के साथ वो सिमिलरिटी शो करते थे उसके अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन किया जाता था। लेकिन आजकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर ज्ञात करने के लिए एक नया और मॉडर्न मेथड काम में आने लगा है, जिसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जानते हैं। वास्तव में जब स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड में किसी भी अननोन कंपाउंड का स्पेक्ट्रम लिया जाता है और ज्ञात कंपाउंड के साथ उसका कंपैरिजन किया जाता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड या किसी भी ऑब्जेक्ट का अपने सभी इंडिविजुअल पार्ट्स में सेपरेट हो जाना स्पेक्ट्रम कहलाता है। सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रम हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, जब हम वाइट रेडिएशंस को या वाइट लाइट को किसी भी प्रिज्म या ग्रेटिंग में से गुजारते हैं तो वे वाइट लाइट उसमें से निकलने के बाद में वाइट नहीं रहती है, बल्कि अलग अलग कलर्स में, जो कि उसके कंपोनेंट हैं, उन सभी कलर्स में वो सेपरेट हो जाती है। कलर्स में इस तरीके से सेपरेट होना वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम कहलाता है। किसी भी अननोन स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड का पहले हम स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और उसके आधार पर उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर की हम व्याख्या करते हैं, उसे एक्सप्लेन करते हैं, वह स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। वास्तव में ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर होता है। वास्तव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मिलकर के हमारा प्रकाश बना हुआ होता है, इसकी ड्यूअल नेचर होती है। और मैक्स प्लांक ने इन रेडिएशन से, कौन सी रेडिएशन से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड क्वांटम सिद्धांत या क्वांटम थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का अब्जॉर्प्शन या एमिशन सतत रूप से कंटिन्यूअस नहीं होकर एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, जिन्हें हम क्वांटा या फोटोन कहते हैं। ये क्वांटा या फोटोन की एनर्जी पर्टिकुलरली एच न्यू के रूप में होती है। मीन्स एक क्वांटा या फोटोन की एनर्जी एच न्यू कहलाती है। न्यू इक्वल्स टू c/λ होता है। तो इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू hc/λ। h यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। c यहाँ पे प्रकाश का वेग, लाइट वेलोसिटी होती है, जिसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। न्यू यहाँ पे फ्रिक्वेंसी होती है, जो कि ओसिलेशन की मात्रा को बताती है। यह आवर्त प्रति सेकंड में मेज़र की जाती है। लैम्डा वेवलेंथ होती है, यानी किसी भी वेव के दो क्रमागत उच्चिष्टों और क्रमागत निम्निष्टों के बीच की दूरी वेवलेंथ कहलाती है या तरंगदैर्घ्य कहलाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के विभिन्न पार्ट्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के विभिन्न पार्ट्स को हम वेवलेंथ के अकॉर्डिंग या फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग या फिर उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग एक टेबल में समराइज कर सकते हैं, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पार्ट्स कहा जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में सबसे
छोटी वेवलेंथ की, सबसे कम वेवलेंथ की जो रेडिएशंस होती हैं वो हैं कॉस्मिक रेज, फिर गामा रेज, यानी कि कॉस्मिक रेज से थोड़ी हायर वेवलेंथ की रेडिएशंस गामा रेज हैं, उनसे हायर वेवलेंथ की एक्स रेज हैं, उनसे हायर वेवलेंथ की यूवी रेडिएशंस हैं। एनर्जी के ऑर्डर में हम देखें तो कॉस्मिक रेज की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, वेवलेंथ सबसे कम होती है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देन कॉस्मिक रेज की एनर्जी हाईएस्ट है, गामा रेज की उससे थोड़ी कम होती है, उससे थोड़ी कम होती है एक्स रेज की, एंड उससे थोड़ी कम होती है पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की एनर्जी। और एनर्जी के घटते हुए क्रम में विजिबल रेडिएशंस, आईआर रेडिएशंस, आईआर रेडिएशन की और भी कम, फिर माइक्रोवेव रेडिएशंस की एनर्जी और भी कम होती हैं, उससे कम होती है रेडियो वेव्स की, और सबसे कम एनर्जी की एसी पावर लाइन की रेडिएशंस हमारे पास में होती हैं। अब अपन बात करते हैं स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम वास्तव में हमने अभी पढ़ा था कि किसी भी तरह की लाइट को, सनलाइट को या फिर वाइट लाइट को जब किसी भी प्रिज्म से गुजारा जाता है, ग्रेटिंग से गुजारा जाता है, तो वो अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में सेपरेट हो जाती है, उसके विभिन्न रंगों में वो प्रक्षेपित हो जाती है, अलग अलग वेवलेंथ में वो सेपरेट हो जाती है, उसे ही स्पेक्ट्रम कहा जाता है। स्पेक्ट्रम वास्तव में दो तरीके का होता है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है और एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जब हम किसी भी सोर्स से प्राप्त रेडिएशन को अब्जॉर्प्शन करने वाले मीडियम में से गुजारते हैं तो उससे निकलने वाली लाइट का, यानी अब्जॉर्प्शन मीडियम से जब बाहर जो रेडिएशंस या लाइट निकलती है उसका जब स्पेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से एनालिसिस किया जाता है तो उससे हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, उसे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वाइट कलर का बैकग्राउंड होता है और उसके ऊपर ब्लैक कलर के बैंड्स बने हुए होते हैं। ये ब्लैक रेडिएशंस यह दर्शाती हैं कि प्रकाश के इस भाग का अब्जॉर्प्शन हो गया है। जब रेडिएशन किसी पदार्थ में से होकर गुजरते हैं तो पदार्थ उन तरंगों का या उन रेडिएशंस का, उस एनर्जी का सेलेक्टिवली अब्जॉर्प्शन कर लेता है जो वह ताप दीप्त होने पर स्वयं उत्सर्जित करता है। ताप दीप्त होने का क्या मतलब है? देखिए, अगर हम लोहे का कोई टुकड़ा लें और उसको जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वह पहले येलो कलर का नज़र आता है, फिर वह ऑरेंज कलर का नज़र आता है, और अधिक हीट करने पर वह रेड कलर में कन्वर्ट होता जाता है, और भी अधिक अगर हम उसे हीट करें तो वह वाइट कलर का प्रकाश देने लग जाता है। यानी कि और जब लोहे को ठंडा किया जाएगा तो इससे वो रेडिएशंस एमिट होंगी। इसी तरीके से हम ये बता सकते हैं कि जब भी किसी सब्सटेंस के द्वारा के ऊपर कुछ रेडिएशंस डाली जाती हैं तो वो जिन रेडिएशंस का अब्जॉर्प्शन करता है ताप दीप्त अवस्था में उन्हीं रेडिएशन का वो एमिशन भी कर सकता है। जब भी किसी पदार्थ को जब ताप दीप्त अवस्था तक गर्म करते हैं अथवा किसी भी गैस में विसर्जन किया जाता है तो पदार्थ या गैस विकिरणों का उत्सर्जन करने लगते हैं। इन रेडिएशंस का अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से एनालिसिस करें तो हमें एक वर्ण विक्षेपण प्राप्त हो जाता है और उसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रम में किसी एक पदार्थ की रेखाओं की स्थिति समान ही रहती है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं वह है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर का लाइन डायग्राम यहाँ दिया गया है। वैसे भी अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की तुलना में अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का अधिक महत्व होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम किसी अब्जॉर्प्शन करने वाले मीडियम के ऊपर रेडिएशंस डालते हैं तो कुछ रेडिएशंस का वो अब्जॉर्प्शन कर लेता है और हमें उससे जो निर्गमित लाइट होती है, प्रकाश होता है, उसका स्पेक्ट्रोस्कोप से हम एनालिसिस कर लेते हैं।
तो हमें अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा प्राप्त हो जाता है और उसी से हमें उस अननोन कंपाउंड की कुछ स्ट्रक्चर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन सूचनाएं हमें मिलती हैं। लेकिन जब एमिशन स्पेक्ट्रम हम प्राप्त करते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर कंपाउंड को गर्म करना पड़ता है और हीट करने पर हमें पता है किसी कंपाउंड से रेडिएशन निकलना प्रारंभ हो उससे पहले वो मेल्ट भी हो सकता है अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट आ गया, और उसके अलावा वो डिकम्पोज भी हो सकता है अगर उसका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर आ गया, तो हमारा पदार्थ भी वेस्ट हो जाता है और उसकी स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन भी नहीं हो पाती। अतः हम अधिकांशतः अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को ही प्रेफरेंस देते हैं। अब हम स्पेक्ट्रोमीटर का लाइन डायग्राम देखते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर में एक रेडिएशन या प्रकाश को देने वाला, प्रकाश की उत्पत्ति करने वाला, ये रेडिएशन की उत्पत्ति करने वाला सोर्स होता है। सोर्स से I0 इंटेंसिटी की रेडिएशन निकलती है। T यहाँ पे एक सैंपल सेल होता है। सैंपल सेल उसी पदार्थ का बना हुआ होता है जिस पदार्थ का ये सोर्स बना हुआ होता है। यह UV लाइट के लिए, IR लाइट के लिए, या हम ये कह सकते हैं UV विजिबल स्पेक्ट्रा के लिए, IR स्पेक्ट्रा के लिए डिफरेंट सब्सटेंसेस का बनाया जाता है। T यहाँ पे एक सैंपल सेल है। इस सैंपल सेल में अगर हमारा सैंपल लिक्विड है तो उसे लिक्विड स्टेट में इसमें फिल कर लिया जाता है। अगर हमारा सैंपल सॉलिड स्टेट में होता है तो एक अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में इसका वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया जाता है। जब I0 इंटेंसिटी की रेडिएशन इस सैंपल सेल के अंदर प्रेजेंट सैंपल सॉल्यूशन पर गिरती है तो इसमें से कुछ रेडिएशंस का यहाँ अब्जॉर्प्शन हो जाता है और बाहर निकलने वाली रेडिएशन की इंटेंसिटी I होती है। इस सैंपल सेल से बाहर निकलने वाली रेडिएशंस को विश्लेषक या मोनोक्रोमेटर प्रिज्म पर डाला जाता है। इस मोनोक्रोमेटर या विश्लेषक की ये टेंडेंसी होती है कि यह अपने ऊपर गिरने वाली रेडिएशंस को एक सिंगल वेवलेंथ रेडिएशन में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद ये रेडिएशंस डिटेक्टर सह सूचक के ऊपर जाती हैं तो ये इसमें पर्टिकुलर अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशंस को डिटेक्ट करता है। अब देखिए यहाँ तक रेडिएशन आते आते उसकी ताकत काफ़ी कम हो जाती है, उसकी एनर्जी काफ़ी कम हो जाती है। अब ये रिकॉर्डर पर जब रिकॉर्ड होगा तो प्रॉपर हमें सिग्नल नहीं मिलेंगे, प्रॉपर इल्यूसिडेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले इसकी इसकी एनर्जी को बढ़ाया जाता है और इसके लिए इसे एक प्रवर्धक या एम्पलीफायर में से गुजारा जाता है। अब ये अगेन पावरफुल हो जाती है, अपने जोश में आ जाती है, अपनी स्ट्रक्चर में आ जाती हैं और फिर इसे रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इस रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड ग्राफ की हेल्प से अननोन कंपाउंड का स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन किया जा सकता है। थैंक यू।